हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल बोर्ड में 1-4 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर को हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। अच्छा सुनो, मेनली नाम से क्लियर है कि सॉलिड स्टेट मतलब हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो सॉलिड के बारे में क्यों पढ़ना जरूरी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सपोज एक एग्जांपल दूं, देखो बेटा, जैसे अगर हम सॉलिड के बारे में ना पढ़ते तो हमें कैसे पता चलता कि कॉपर के अंदर करंट फ्लो होता है, प्लास्टिक के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, लोहे में करंट फ्लो होता है और जो प्लास्टिक होती है, रबर होती है, इनमें तो करंट फ्लो होता नहीं है। देखो, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में। मतलब हम पता कर पा रहे हैं कि कुछ सॉलिड हमारे कंडक्टर हैं जिनके अंदर करंट फ्लो होता है और कुछ सॉलिड हमारे इंसुलेटर है जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। ये बात हम तभी तो जान पाए जब हम किसके बारे में पढ़े? सॉलिड के बारे में। अच्छा, और एग्जाम्पल, अगर बेटा हम सॉलिड के बारे में ना पढ़ते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि सॉलिड मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है। तुम्हें पता है जो मैग्नेट होती है वो कैसी होती है? सॉलिड होती है। अच्छा, तो जो वो सॉलिड है जो मैग्नेट जैसा काम कर रहा है, ये हमें तभी तो पता चला होगा जब हमने किसके बारे में पढ़ा? सॉलिड्स के बारे में। तो बेटा अगर हम सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि सॉलिड के अंदर करंट फ्लो भी हो सकता है और सॉलिड मैग्नेट जैसा भी कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमें सॉलिड्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। देखो, नाम से ही क्लियर है सॉलिड स्टेट। देखो, हमने पढ़ा था कि मैटर की, क्लास 9 में पढ़ा था, मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, मैटर क्या होता है? तो मैंने शायद ध्यान होगा, नहीं है तो बता देता हूं। देखो, मैटर का मतलब होता है दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ वजन हो और जगह को घेरे, जिसका कुछ वजन हो और वो कुछ जगह को घेरे। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो जगह को घेरे, उसी को मैटर कहते हैं। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं, ये मार्कर क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट है और ये कुछ जगह को देखो क्या कर रहा है? कवर। ये बोर्ड क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट है और ये भी इतनी सारी जगह को कवर कर रहा है। ये डस्टर क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ वजन है और ये भी कुछ ना कुछ जगह को क्या करता है? कवर करता है। ठीक, ऐसे ही मैटर की हमारी 3 स्टेट होती हैं, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। जो 2 स्टेट हैं लिक्विड और गैस मैटर की, उनको हम अपनी 11th वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो मैटर की एक लास्ट स्टेट बची जिसका नाम है सॉलिड, क्योंकि जो मैटर की लिक्विड और गैस वाली स्टेट है उनको हम 11th में कवर कर लिया। अब सिर्फ मैटर की हमें कौन सी स्टेट पढ़नी है? सॉलिड। आई थिंक तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम मैटर की स्टेट पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है सॉलिड। ठीक है, क्योंकि मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, जिसमें लिक्विड गैस की बात कहां कर ली? 11th में। 12th में पहले ही चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं? मैटर के 3rd स्टेट बोलो या 1st स्टेट बोलो जिसका नाम है सॉलिड। अच्छा, तो सॉलिड क्या है? मैटर की स्टेट है। सॉलिड क्या है? मैटर की स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं। तो जिसकी डेफिनेशन क्या हो गई? सॉलिड, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स को मैं एटम बोलूं, मॉलिक्यूल बोलूं, आयंस बोलूं, जो भी है, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की एक स्टेट है जिसमें तुम्हारे पार्टिकल्स, इन विच पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो क्या होता है बेटा, सॉलिड क्या है? मैटर की एक स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक होते हैं और मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल जो होते हैं वो जुड़े होते हैं अच्छे खासे अट्रैक्शन से, इसी वजह से वो तो सॉलिड है। अच्छा, एक बात बताओ, जो लिक्विड होता है वो इतना ज्यादा, मतलब जो लिक्विड होता है वो तुम्हें पता है सॉलिड बहुत हार्ड होते हैं। रीजन क्या है? उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से जुड़े हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल अच्छे से नहीं जुड़े, इसी वजह से वो आराम से फ्लो कर जाता है। चलो उसकी बात हम फिर करेंगे। तो सॉलिड आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा क्या है। सॉलिड एक मैटर की स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। तो कोई भी अगर पूछेगा तो इजीली तुम बता दोगे सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आर
मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बोलो या फिर हेल्ड टुगेदर बोलो, बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो सॉलिड एक मैटर की स्टेट है जिसमें पार्टिकल जुड़े होते हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और उसी को हम लोग सॉलिड कहते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, कुछ पहचान है जिससे हमें पता चल जाएगा ये 100% सॉलिड है। देखो सॉलिड की पहली पहचान, इनका बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोलूं वो काफ़ी हाई होता है। देखो जैसे तुमको पता है जो लिक्विड होता है वो आराम से गर्म हो जाता है ज़्यादा, लेकिन सॉलिड को मेल्ट करना बहुत टाइम लग जाएगा। किसी को भी एक काम कर लेना, कोई भी आयरन ले लेना, कोई भी सॉलिड उसको गर्म करना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसके बाद वो मेल्ट होगा। लेकिन लिक्विड क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो रहता है, ठीक है। अच्छा, रीज़न क्या है करेंगे, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, पहली पहचान है किसकी, सॉलिड की। दूसरा, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी हाई है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये क्या मतलब हुआ इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने स्कूल में ये वर्ड सुना होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, क्या मतलब होता है इसका, एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन। जैसे होता है ना, जैसे कि मैं बोलूं कि जैसे कोई स्कूल है उसका दूसरे स्कूल के साथ क्रिकेट का मैच हो गया, या कोई स्कूल है उसका दूसरे स्कूल के साथ डिबेट कोई कंपटीशन हो गया, तो एक स्कूल के साथ जब दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन होता है उसको हम इंटर स्कूल बोलते हैं। यहाँ पर क्या है इंटर मॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल, मतलब देखो इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, दो अलग अलग, इंटर मतलब दो अलग अलग, जैसे बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल मतलब दो अलग अलग स्कूल के बीच में कंपटीशन। ऐसे ही इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आई थिंक तुम्हें सेकंड प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि जो सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके पार्टिकल्स में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो सॉलिड है। अब बुद्धि से सोचो कि अगर ये मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो ये सॉलिड थोड़ी होगा। सॉलिड तुम्हें पता ना कैसा होता है, जैसे सॉलिड सुनते हैं मतलब हार्ड, जो हार्ड चीज होती है उसी को अपन लोग सॉलिड बोलते हैं, जो एकदम ठोस, या फिर मैं बोलूँ कठोर, जो कठोर चीजें होती हैं बहुत, जैसे हार्ड बोलूँ या कठोर बोलूँ एक ही बात है। जैसे मैं बोलूँ ये बोर्ड सॉलिड क्यों है, क्यों काफी ज्यादा ये कठोर है। ये डस्टर भी क्या है, सॉलिड है, ये काफी हार्ड है। ये हार्ड क्यों है, सोचो दिमाग से सोचो क्यों हार्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो अच्छे से जुड़े होंगे, यही तो रीजन है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दो कैरेक्टरिस्टिक आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई, पहली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। तीसरा इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल बट मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। अब एक बात बताओ, जो पहले से ही इतने पास पास हैं सॉलिड में, मैंने तुम्हें बताया कि मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, अभी पढ़ा हमने, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है इनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो पास पास है। अब जो चीज ऑलरेडी पास पास है उसको तुम और कैसे कंप्रेस करोगे। अच्छा एग्जांपल सुन लो यार, जैसे एक बेंच पे मान लो बेटा दो बच्चे बैठते हैं, या मान लो तीन बैठा दिए हमने, जबरदस्ती करके चार बैठा दिए। अब मान लो चार बैठ गए, वो पूरी बेंच कवर हो चुकी है, अब तुम पांचवा कैसे बैठाओगे, नहीं बैठा सकते ना, कितना भी दबा देना उन चार को, पांचवा नहीं बैठ सकता एक बेंच पे। हाँ अब तुम कुछ बोल रहे होंगे कि सर वो तो बेंच पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी है, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बेंच जो अपने क्लासरूम में रहती है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब तुम यार कुछ भी बोलोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लो एक नॉर्मल बेंच है क्लासरूम में, मेनली उसमें दो बच्चे बैठ पाते हैं, ज्यादा कर दोगे तीन, या फिर तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो तो चार बैठ जाओगे, ठीक है। तो लेकिन अब पांच, तुम सोचो पांच बच्चे बैठ जाए तो वो यार इम्पॉसिबल है। तुम मेरी बात शायद समझ रहे होगे कि जो चीज पहले से इतनी कंप्रेस है उसको हम कंप्रेस कैसे करेंगे। तो ये इनकंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, अब उससे ज्यादा जगह ही नहीं है, कहाँ कंप्रेस करके ले जाओगे। इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर। वो रीजन क्यों है, रिजिड क्यों है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब मॉलिक्यूल काफी अच्छे जुड़े हैं, इसी वजह से वो क्या है रिजिड। लेकिन एक बात याद रख लेना बेटा, सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत अच्छे से जुड़े हैं, इससे क्या पता चलता है कि वो मूव नहीं कर सकते। फिर से सुनो, सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से जुड़े हैं, इसका क्या मतलब है, वो मूव नहीं कर सकते। मतलब अगर देखो जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल भी मूव कर जाते हैं, क्यों,
क्योंकि वो अच्छे से जुड़े ही नहीं है। और सॉलिड के मॉलिक्यूल क्यों मूव नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो अच्छे से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वो भले ही मूव नहीं कर पाते लेकिन अपनी जगह पर वो वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉलिड्स के पार्टिकल जो होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन और ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। आई थिंक तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो हमने सॉलिड की 3 कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट की। पहली, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, इनकंप्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। अच्छा, अब आगे की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अभी बताया था, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी छोटी है, तभी तो सॉलिड है। अगर सोचो यार ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो गैस नहीं हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्यों कम है? क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। नॉर्मल सी बात है यार, दो मॉलिक्यूल के बीच में ये गैप बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम। ये जो डिस्टेंस है बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक, तो ये एक और पॉइंट हो गया। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बने किससे हैं? तो इनके जो जिससे बने ये, तो वो कुछ पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जिससे ये मिलके बने हैं वो बेटा है तुम्हारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। लिख देता हूं मैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो सॉलिड्स जिनसे बना है वो पार्टिकल कौन है? एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है। लास्ट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो है ये डिफ्यूज नहीं होता है, या फिर मैं बोलूं ये फ्लो नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? रीजन तुम्हें पता है, क्योंकि ये अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उससे जुड़े होते हैं, इसी वजह से ये मूव नहीं करते। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया कि सॉलिड क्या होते हैं। तो सॉलिड एक मैटर की स्टेट है, जैसे मैटर की 2 स्टेट है ना, लिक्विड भी है और गैस भी है। ऐसे ही सॉलिड भी किसकी स्टेट है? मैटर की, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक अच्छे खासे फोर्स से जुड़े होते हैं। और अच्छे खासे फोर्स से जुड़े होते हैं, इसी वजह से वो मूव नहीं करते, सीधी सी बात है। और इसी वजह से क्या हो रहा है? इसी वजह से वो एकदम हार्ड है, या मैं बोलूं कठोर है, रिजिड है। इसी वजह से उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो ना क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक तो उनके मेन एक ही फैक्टर है जिसे तुम्हें याद रखना है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक होते हैं। बस इतना याद रख लो, तुम सारी कैरेक्टरिस्टिक बना दोगे। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल टाइटली पैक होंगे तो बेटा उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगी। अगर वो अच्छे से जुड़े हुए हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होगी। दूसरी चीज, अगर वो अच्छे से जुड़े हुए हैं तो बेटा उनको कंप्रेस कर ही नहीं सकते, वो ऑलरेडी कंप्रेस है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, एक दो और भी है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है और साइज फिक्स होता है। रीजन वही है यार, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्लो नहीं कर रहे उल्टा सीधा। अब ऐसा नहीं है ना, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। ग्लास में करोगे तो ग्लास जैसी शेप का, बोतल में भर दोगे पानी तो बोतल की शेप का, फ्लोर पे कर दोगे तो फ्लोर की शेप का। लेकिन सॉलिड की जो शेप है वो भी फिक्स है, सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है और सॉलिड का जो साइज है वो भी फिक्स है। अब आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और इन सब के पीछे का रीजन यही है क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल है बेटा वो अच्छे से जुड़े हैं, और जब कोई चीज अच्छे से जुड़ी होती है तो उसका शेप भी फिक्स हो जाता है, साइज भी फिक्स हो जाता है और वॉल्यूम भी फिक्स हो जाता है। तो आई थिंक तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड्स क्या होते हैं और सॉलिड की पहचान क्या क्या है। अब हम चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा सॉलिड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सॉलिड को कितने में? 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं तुम्हारे क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और दूसरे होते हैं तुम्हारे बेटा एमरफस सॉलिड। फिर से सुन लो, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं अमरफस सॉलिड। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि बोर्ड में ही डिफरेंस पूछ लिया जाए, और हो सकता है कि डिफरेंस प्रॉपर डिफरेंस ना पूछे, यहां से कोई क्वेश्चन कंसेप्चुअल बन के आ जाए, तो इसको बहुत अच्छे समझ लेना। तो सॉलिड को हमने 2 हिस्से में बांट दिया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा और दूसरा वाला कौन सा? अमरफस सॉलिड। अच्छा ध्यान से सुन लेना। अब मैं एक एग्जांपल से तुम्हें ये समझाना चाहूंगा। देखो, तुमने ये सुना होगा चौक, अबे चलो ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सुना है? सबने सुना होगा क्लास 10th में, CaCO3। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट से ही तुम्हारी चौक बनी है और कैल्शियम कार्बोनेट से ही तुम्हारा मार्बल बना है। ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है,
बहुत कॉमन एग्जांपल है और मैं भी इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इससे बच्चों को एकदम क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो समझ लो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे ही तुम्हारी चौक बनी है। चौक भाई जो बोर्ड पे अपन लिखते हैं, हाँ यहाँ मतलब समझ रहे हो। तो जिससे देखो कैल्शियम कार्बोनेट से ही जो चौक है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जो मार्बल है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। अब तुम्हें पता है यार चौक से हम बोर्ड पे लिख सकते हैं पर फ्लोर पे नहीं लगा सकते, मार्बल को फ्लोर पे लगा सकते हैं पर मार्बल से लिख नहीं सकते, और बनी दोनों किससे है? कैल्शियम कार्बोनेट से। बड़ी अजीब बात है यार, दोनों बनी एक ही चीज से, फिर इतना अंतर क्यों? देखो ध्यान से सुनो, कैल्शियम कार्बोनेट से ही चौक बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही मार्बल बनी है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्यों आया? सुनो, क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल से मार्बल बनाई तो क्या हुआ? जब कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल से मार्बल बनाई तो पार्टिकल एक तरीके से जुड़े, तरीके से मतलब एक पैटर्न में जुड़े, और हम बोल सकते हैं कि रेगुलर पैटर्न में जुड़े। अगर मैं हिंदी का वर्ड करूं तो विधिवत तरीके से जुड़े, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोले तो पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। जो पार्टिकल होंगे वो पूरा 3 डायमेंशन में, ऐसा नहीं कि 2D में, पूरा 3 डायमेंशन में। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऐसा एक लाइन दूसरी लाइन, देखो ये एक प्लेन में भी और आगे की तरफ भी, समझ रहे हो? मतलब ये इस टाइप से और इसके ऊपर भी मैं जैसे एटम रख दूं, पूरा 3 डायमेंशन में। ठीक है, चलो, तो पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। इसी वजह से बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने तरीके से जोड़ा, सारे पार्टिकल तरीके से जोड़ते चलेगा, जोड़ते क्या बन गई? मार्बल। अच्छा, उसी कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने उल्टा सीधा जोड़ दिया, एक पार्टिकल देखो ऐसे जोड़ दिया कि अभी तो बढ़िया जोड़ रहा हूं रेगुलर, अब यहां से कहानी बदल दी, अब उल्टे सीधे जोड़ना चालू कर दिया, ऐसे कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी जोड़ दिया, तो इससे क्या हुआ? चौक बन गई। देखो मेरी बात समझ में आई थिंक आ गई होगी। नहीं बेटा, थोड़े बहुत लक्षण है, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक है। आगे सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। जो मार्बल है, मार्बल कब बनी? जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल को एक तरीके से जोड़ दिया, एक बढ़िया तरीके से जोड़ दिया, या बोलूं मैं रेगुलर पैटर्न में जोड़ दिया, तो क्या बन गई? मार्बल। जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल को उल्टा सीधा जोड़ दिया, इररेगुलर जोड़ दिया, तो क्या बन गई? चौक। तो पहला डिफरेंस आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा क्रिस्टलाइन और अमरफस के बीच का। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। तो पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न से जुड़े होते हैं, रेगुलर पैटर्न से। और ऐसा नहीं है कि 2 लाइनें, लंबे समय तक लॉन्ग रेंज तक, याद रखना बेटा, लॉन्ग रेंज तक। ऐसा नहीं कि 2 लाइनें सिर्फ बोल रहा हूं, पूरे में जब तक थ्रू आउट द सॉलिड, पूरे सॉलिड में जितने भी पार्टिकल होंगे वो लाइन से जुड़े होंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 1000 लाइन, जब तक वो सॉलिड रहेगा पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में ही जुड़े रहेंगे। इसमें क्या होता है? 2 लाइनें अच्छे जुड़ गई फिर उल्टा सीधा, 2 लाइनें फिर अच्छे जुड़ गई फिर उल्टा सीधा, तो ये तुम्हारे पार्टिकल से जुड़े, मैं बोल सकता हूं इररेगुलर पैटर्न में। कैसे? इररेगुलर पैटर्न। ठीक, तो तुम्हें आई थिंक पहला जो पॉइंट है वो तुम्हें सबको क्लियर हो गया। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या है? इन क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, इन अमरफस सॉलिड पार्टिकल्स आर अरेंज इन इररेगुलर पैटर्न। अच्छा, इसको मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊं तो जैसे मैं बोलूं क्लासरूम, एक क्लासरूम किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइन का। और एक मैरिज, अब शादी में गए अपन, और शादी किसका एग्जाम्पल है? अमरफस का। अबे मतलब सुनो, पूरा सुनो। जैसे मान लो मैं क्लासरूम की बात करूं, क्लासरूम में क्या होता है बेटा? एक तरीका होता है बैठने का, बॉयज की रो अलग होती है, गर्ल्स की रो अलग। मैं ज्यादातर स्कूल की बात कर रहा हूँ, कुछ स्कूलों में मिक्स भी बिठा देते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ज्यादातर स्कूल्स में क्या रहता है, गर्ल्स की जो रो होती है वो अलग होती है और जो बॉयज की रो होती है वो अलग होती है। मतलब एक क्लासरूम एग्जाम्पल है किसका? क्रिस्टलाइन का। क्यों? क्योंकि वहां तरीके से बैठे, बॉयज की रो अलग एक प्रॉपर तरीके से, गर्ल्स की रो अलग, मतलब एक माहौल दिखेगा कि एक रेगुलर पैटर्न है। कुछ बॉयज अलग तरीके से बैठे, एक पूरी रो बॉयज की, एक पूरी रो गर्ल्स की, इस टाइप से। लेकिन अपन जैसे शादी में गए, किसी शादी में तो क्या होता है बेटा? ऐसा देखा है कभी शादी में कि छोटे बच्चे एक तरफ, बड़े बुजुर्ग एक तरफ, लड़के सारे एक तरफ, लड़कियां सारी? ऐसा नहीं होता ना, मिक्स रहते हैं वहां सारे मिक्स। शादी में तुम कभी जाओ ऐसा नहीं होगा छोटे बच्चे अलग हैं बड़े बच्चे अलग हैं, और ऐसा कभी नहीं होता। तुम देखोगे जब भी हम शादी में जाते हैं तो सारे मिक्स होते हैं, एक साथ दिखाई पड़ते हैं, बड़े छोटे बच्चे मतलब जितने भी लोग हैं। तो वो एग्जाम्पल किसका है? अमरफस का। कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, कोई भी कहीं भी खड़ा है। आई थिंक अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अमरफस सॉलिड में रेगुलर पैटर्न होता है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, और यहाँ रेगुलर पैटर्न होता है क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होता है एक
पार्टिकल जो अरेंजमेंट जो होता है प्रॉपर होता है और यहाँ पे प्रॉपर नहीं होता। यहाँ पे बेटा तुम्हें पता है कि दो लाइनें अच्छे से जुड़ गई, इसीलिए मैं बोलूंगा शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज, दो लाइनें अच्छे से जुड़ गई, इसी वजह से मैं शॉर्ट रेंज बोल रहा हूँ। उसको लॉन्ग रेंज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट पूरा जब तक सॉलिड है एक लंबे समय तक सेम रहता है। ठीक, अच्छा आई थिंक अब तुम्हें क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट काफी शार्प होता है। अच्छा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा ब्रॉड। ब्रॉड बोलो या वाइड ओवर अ रेंज बोलो, एक ही बात है, बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज है, वो कोई इशू नहीं है। तो मैं बोलूं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जैसे मैंने बेटा इसको मेल्ट करना स्टार्ट किया और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और 101 तक ये पूरा मेल्ट हो गया, मतलब पूरा फुल। जैसे मैंने 100 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और 101 पे पूरा खत्म, पूरा मेल्ट हो गया बिल्कुल अच्छे से, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस है, बोलो एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, इसको मैं जब गर्म करता हूं तो ये सपोज गर्म हुआ 110 से गर्म हुआ, मुझे लगा 111 112 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे लगा 115 तक हो जाएगा, नहीं हुआ। पर 110 से स्टार्ट हो गया, फिर मैंने देखा ना तो 115 तक हुआ, ना 120 तक हुआ, ना 125 तक हुआ, ना 140 तक हुआ। मैंने देखा पूरा कंप्लीटली मेल्ट हो रहा है 150 तक। 110 पर स्टार्ट हो गया था पिघलना और पिघल कब पाया? पूरा 150 पे जाके। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका रेंज काफी ब्रॉड है, काफी बड़ी बड़ी रेंज है एक ब्रॉड, इसी वजह से बोल रहा हूँ ब्रॉड। जैसे तो इसका एग्जांपल सुनो बेटा, क्या होता है जब अपन प्लास्टिक को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो तुमने देखा प्लास्टिक अचानक से मेल्ट नहीं होती, पहले हल्की से सॉफ्ट होगी सॉफ्ट होगी सॉफ्ट होगी, ठीक है यार, पहले हल्की सॉफ्ट होती जाएगी, उसके बाद क्या होगा वो धीरे धीरे मेल्ट होना। मान लो वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हुई थी 110 से और हमें लगा 115 तक पूरी हो जाएगी, लेकिन पूरी बेटा पिघलते पिघलते कितना उसने टेम्परेचर ले लिया 150। 100 पे 110 पे चालू हुई थी और खत्म कब हो गई 150 पे। तो ये एग्जांपल है तुम्हारा किसका? अमरफस का सेकंड पॉइंट है जिसको मैं बोलूंगा ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। अमरफस सॉलिड का ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एक लंबी रेंज तक होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प। बेटा 100 डिग्री पर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और 101 तक हो गया, या फिर मैं कह सकता हूं 100 डिग्री पर ही पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, इसी वजह से इसको बोलूंगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट। आई थिंक तुम्हें ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब मैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं, इसको तुम स्क्रीनशॉट यार ले लो, चलो अब तो मिटाई दिया, कोई नहीं, एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा, कोई टेंशन ना लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको मैं बोलूं दे डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। चलो ये तो सीधी सी बात है, दे डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान से सुन लेना यार, राइटिंग का थोड़ा है, मैं जल्दी में और समझ रहा हूँ वो यार थोड़ा सा करो तुम लोग एडजस्ट, और मैं कोशिश करूंगा सुधारने की, सुधर जाए थोड़ी सी, ठीक है। दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा सुनो, जैसे ही मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा, जैसे ही मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा, काटने के बाद जो नई सरफेस मिली, काटने के बाद जो मुझे नई सरफेस मिली वो काफी स्मूथ मिली। कैसी मिली? काफी स्मूथ, बिल्कुल बोर्ड की तरह ऐसी। जैसे ही मैंने इसको काटा, क्रिस्टलाइन को काटा, काटने पर जो सरफेस मिली, जैसे सपोज कर लो मैं इसको बीच से काट रहा हूं, इसको मैंने बीच से काटा, दो हिस्से हो जाएंगे, वो जो दो नए हिस्से की मुझे सरफेस मिलेगी वो काफी स्मूथ होगी। आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो इसको बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, हाँ सूख जाता गला। अब सुनो, जैसे ही मैंने इसको काटा, कौन से वाले? क्रिस्टलाइन को। जैसे ही मैंने क्रिस्टलाइन को काटा तो कट करने पर जो मुझे नई सरफेस मिली वो कैसी मिली बेटा? काफी ज्यादा स्मूथ। कैसी मिली? काफी ज्यादा स्मूथ मिली। अच्छा, जैसे ही मैं अमरफस को काटता हूं, जैसे ही मैं अमरफस को काटता हूं मुझे सरफेस मिलती है रफ एकदम। मैं किस टाइप से बताऊं तुम्हें, एकदम रफ समझते हो ना, मतलब उल्टी सीधी, कहीं ऊपर कहीं नीचे। जैसे ये स्मूथ है एकदम अच्छे से, और रफ कैसे होते हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी निकला हुआ बाहर, मतलब समझ रहे हो, रफ सरफेस पूरा। तो ये कैसा? स्मूथ। तो जब हम क्रिस्टलाइन को काटते हैं तो हमें सरफेस स्मूथ मिलती है और हम कह देते हैं कि ये क्लीवेज, यही क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अच्छा, जब इसको काटते हैं तो सरफेस हमें उल्टी सीधी मिल रही है और हम बोल देते हैं कि अमरफस सॉलिड जो है वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब ही यही है कि जब उसको कट किया जाए और वहां सरफेस कैसी मिलनी चाहिए? स्मूथ, ठीक। और यहां स्मूथ नहीं मिली तो मतलब दे डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं
वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से सुन लो, अब जो पॉइंट मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे का। ध्यान से सुनो, अगर तुमने ये पॉइंट नहीं समझा तो हो सकता है कि वहां से ही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यही तो होता है, हम जो पढ़ के नहीं जाते वही आता है पेपर में, और ज्यादातर ये थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा टफ होता है, तो इस चक्कर में ज्यादातर लोग छोड़ जाते हैं और क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, तो देखो इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं बेटा एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, कैसे कैसे वर्ड है यार, देख के चक्कर आते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और ये जो होते हैं बेटा आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। कुछ भी समझ में नहीं आया सर, कुछ भी अभी समझाया क्या है, जो समझ में आ जाएगा सुनो। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर एंड अमरफस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अच्छा, इसका मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक, इसका मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। चलो ठीक, इसमें क्या बोल रहा हूं, एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो अलग अलग होगी। अच्छा, इसमें क्या होता है आइसोट्रोपिक में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ एक जैसी ही होंगी, इसको हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। सर आपने ये तो बोल दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें अलग होंगी अलग अलग डायरेक्शन में। अच्छा, आइसोट्रोपिक में बोल रहा हूं आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो सेम होंगी ऑल डायरेक्शन में, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हम यार मेजर कर सकें, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, पता कर सकें। अभी फिर से सुनो, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे आता है हमारा मास, जैसे आता है हमारा वॉल्यूम, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। हमारी एनसीईआरटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही लेके समझा रही है। मेरी बात फिर सुनो, हमारी एनसीईआरटी में जिस फिजिकल प्रॉपर्टी को समझाया गया है पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन अमरफस के लिए, तो वो ना तो मास को लिया ना वॉल्यूम को, उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिया है। तो यार जो चीज वो लोग लेके चल रहे हैं हम भी वही लेके चलेंगे। क्यों? उससे फायदा ये हो हम एक्स्ट्रा भी समझ लेंगे, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन एनसीईआरटी में जो दे रखा है पहले उसको समझ लेते हैं। तो एनसीईआरटी में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी ली है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जिन बच्चों को बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं पता होगा तो वो कहां से समझ लेगा एनाइसोट्रोपिक क्या होता है और आइसोट्रोपिक क्या होता है? पहले ये बताओ, इसमें क्लैरिटी आई तुम्हें? एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो सबसे पहले एक बात दिमाग में सेट करो, एक बात दिमाग में वैसा सेट करो कि फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम इज ऑल डायरेक्शन। क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टी किसको लेके चल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। हम समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेकिन तुम इतना याद रखो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा अगर डायरेक्शन बदलोगे, और अमरफस सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा किसी भी डायरेक्शन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मास भी है, वॉल्यूम भी है, पर एनसीईआरटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके चल रही है तो हम भी वही लेके चलेंगे। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो वो सेम रहने वाला है किसमें? अमरफस सॉलिड में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने वाला है किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या। अच्छा, तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा बेटा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है जब कोई लाइट किसी पर पड़ती है दूसरे मीडियम में और उस मीडियम को पार करके चली जाती है, यही होता है रिफ्रैक्शन। अच्छा, दो वर्ड होते हैं, कि रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट पढ़ के इसके अंदर नहीं गई, रिफ्लेक्ट होके वापस। एक होता है रिफ्रैक्शन कि लाइट यहां पे आके सीधी पड़ेगी इसमें और इसके अंदर ही आर पार हो जाएगी। जैसे कि कांच के ऊपर जब लाइट पड़ती है, ग्लास के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है वो उससे आर पार निकल जाती है। ठीक है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अच्छा, लेकिन जब बेटा वो उसके ऊपर पड़ी, जैसे वाटर के ऊपर मान लो या फिर कांच के ऊपर मान लो, ग्लास के ऊपर मान लो, तो जैसे ही वो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद जब उसके वो पार निकली, वो थोड़ी बहुत मुड़ जाती है, वो थोड़ी बहुत मुड़ जाती है, और उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तुम लोगों ने रटा होगा साइन आई अपॉन साइन आर, पढ़ा तो था सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन एंगल इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन सर रट लिया था, पल्ले कुछ नहीं पढ़ा। अभी ध्यान से सुनो, अब पढ़ेगा
पड़ेगा पल्ले। अब ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं सीधी भाषा में बोलूं तो वो क्या होता है, जैसे अगर मैं सिंपल सा बोल दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नॉर्मल भाषा में बोल दूं तो वो होता है बेटा लाइट को मोड़ने की ताकत। लाइट को मोड़ने की ताकत मतलब जब लाइट किसी पे पड़ती है, जब किसी पे पड़ती है वो कितनी मुड़ गई, यही बताता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो समझते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो क्या किया मैंने, ये कांच ले लिया, कौन ले लिया, कांच, मतलब हाँ ठीक है अंग्रेजों, ग्लास, हमने ग्लास ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइट बेटा इस पे पड़ी, ग्लास पे, जैसे ही ये लाइट यहाँ पर पड़ी, सपोज पड़ी थी कितने एंगल से, 30 डिग्री से इंसिडेंट हुई। जैसे ही 30 डिग्री से इंसिडेंट हुई, ये मुड़ के इस कांच ने से कर दिया कितना, 20 डिग्री। मतलब लाइट जब पड़ी थी तो कितने डिग्री से, 30 डिग्री से, मुड़ के कितनी हो गई, 20 डिग्री। मतलब इस कांच ने कितना डिग्री मोड़ दिया, 10 डिग्री मोड़ दिया। मतलब कांच क्या कर रहा है, लाइट को मोड़ रहा है, और लाइट को मोड़ने की ताकत को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा, लाइट को मोड़ने की जो ताकत है इसी को क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जैसे मैं बोलूं ऊपर वैल्यू रखूंगा sin 30, नीचे वैल्यू रखूंगा sin 20, इससे कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू हमें यही तो बताएगी कि कांच ने लाइट को कितना मोड़ा। तो ऐसे ही हर अलग अलग मीडियम की लाइट की मोड़ने की ताकत भी अलग अलग होती है। अगर मैं कांच पे 30 डिग्री से भेज रहा था लाइट, उसने उसको 20 डिग्री कर दिया, मतलब 10 डिग्री मोड़ दिया। अगर मैं वही लाइट 30 डिग्री वाटर के ऊपर भेजूं, सपोज अब की बार मैंने वाटर ले लिया मीडियम, और वाटर के ऊपर लाइट गिरी कितने से, 30 डिग्री से, और ये मुड़ के हो गई बेटा कितना, 15। मतलब वाटर ने और ज्यादा मोड़ दी, कितनी, 15 डिग्री मोड़ दी। मतलब हर एक की लाइट को मोड़ने की एक क्षमता होती है, और उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लाइट को मोड़ने की ताकत। लाइट को मोड़ने की ताकत, या मैं बोलूं स्ट्रेंथ ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर की। देखो मैंने क्या बोला था, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हर जगह अलग होगा, हर जगह अलग होगा। इसमें जो रिफ्रैक्टिव होगा वो हर जगह एक जैसा होगा, हर डायरेक्शन में एक जैसा होगा। चलो अभी मैं बात करता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो पहले मैं बना लेता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या बताए थे, पार्टिकल्स अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। तो चलो बेटा रेगुलर पैटर्न में जोड़ देते हैं, NaCl NaCl NaCl। बहुत करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये जोड़े कैसे होते हैं, रेगुलर, तो रेगुलर जोड़ने ही पड़ेंगे। NaCl Cl Na, अरे यार एक सेकंड ज़्यादा ये हो गया, ठीक, Cl Na, ठीक है, NaCl NaCl NaCl। मतलब Na छोटा ही बनाना है, मैंने अगर थोड़ा बहुत बना दिया हो बड़ा तो वो गलत ही है, उसको छोटा ही रखना, ठीक है। हाँ क्योंकि पार्टिकल जो है पैटर्न से जुड़े, देखो प्रॉपर पैटर्न है, Na फिर Cl फिर Na फिर Cl, एक रेगुलर अरेंजमेंट। और यहाँ क्या होगा, उल्टा सीधा, कहीं भी Na कहीं भी Cl, 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 कहीं भी कोई। देखो बच्चे भी वही हैं, बुजुर्ग भी वही हैं, लड़के भी वही हैं, लड़कियां भी वही हैं, मतलब सब के सब पूरे में मिक्स है। यहाँ बच्चे एक तरफ, बड़े बुजुर्ग एक तरफ, मतलब प्रॉपर एक पैटर्न है यार, समझ रहे हो। सुनो अब क्या हुआ, मैंने लाइट को बेटा यहाँ से भेजा, यहाँ से ऐसा सीधा भेजा, तो पहले कौन मिला होगा, Na फिर Cl फिर Na फिर Cl फिर Na फिर Cl, और क्या देखा, खाना नहीं बन गया, ठीक है। लाइट कितनी मुड़ी, 30 डिग्री। अब की बार लाइट मैंने इस डायरेक्शन में भेजी, सिर्फ कौन मिला, Cl Cl Cl, लाइट कितनी मुड़ी, 40 डिग्री। मतलब यार हर डायरेक्शन में लाइट अलग मुड़ रही है। इस डायरेक्शन में भेज रहा हूं तो लाइट अलग तरीके से मुड़ी, इस तरीके से लाइट भेजी, क्योंकि तुम खुद देखो पैटर्न कैसा है, रेगुलर है ना। अब देखो लाइट मैंने इस डायरेक्शन में भेज रही, सपोज इस वाले में, सिर्फ कौन मिला होगा, Na लाइट मुड़ी 50 डिग्री। मतलब हर डायरेक्शन में अलग क्यों मुड़ रही है, क्योंकि बेटा इस डायरेक्शन में जाओगे तो अलग तरह के मॉलिक्यूल मिलेंगे, इस डायरेक्शन में जाओगे तो अलग मॉलिक्यूल मिलेंगे, इस डायरेक्शन में जाओगे तो अलग मॉलिक्यूल मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तुम खुद देख सकते हो बेटा, हमने तो रेगुलर पैटर्न से ही जोड़ा है, और जब रेगुलर पैटर्न से जोड़ते हैं तो इसी तरह से मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और इसी तरीके से मॉलिक्यूल अगर जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है बेटा, तो सीधी सी बात है जो अरेंजमेंट हो, जो सीधी सी बात है जो लाइट मुड़ेगी वो अलग अलग डायरेक्शन, क्योंकि इधर देखो NaCl NaCl मिल रहा है,
इधर देखो Cl 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 मिल रहा है, इधर Na ने अलग मोड़ा, Cl ने अलग मोड़ा और इसने अलग मोड़ा, तो इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे डायरेक्शन में कैसा है, अलग। लेकिन यहाँ क्या है, चाहे लाइट ऐसे भेजो, चाहे ऐसे भेजो, चाहे ऐसे भेजो, किधर भी देख लो बेटा हर तरफ माहौल वैसा ही है, समझ रहे हो, कोई चेंज ही नहीं है, चाहे तुम ऐसे कहीं भी देख लो एक जैसे ही दिखेगा। अब और एग्जांपल समझ लो, जैसे मैं बात करूँ एक क्लासरूम में मैं गया, ठीक है, तो मैंने इधर देखा बेटा सिर्फ लड़कियां, तो यहाँ का माहौल कुछ अलग था, इस तरफ मैंने देखा सिर्फ लड़के, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे डिफरेंट व्यू दिखा, क्योंकि तो मतलब इस डायरेक्शन में जो मुझे प्रॉपर्टीज दिखी तो मुझे अलग टाइप से दिखी, क्योंकि वहाँ लड़कियां हैं, और इस टाइप से देख रहा हूँ तो मुझे अलग दिख रहा है, क्योंकि वहाँ लड़कियां हरकतें होती हैं, ठीक। अब यार ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोल गया, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, अब मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि यार जो थोड़े से, चलो ये मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, ठीक है। इस तरफ क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, ठीक है, इस तरफ देखा तो अलग, मतलब एक व्यू, एक समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन जब मैं शादी में जा रहा हूँ तो क्या पूरे में मिक्स है, तो कहीं भी कुछ अलग दिख ही नहीं रहा, हर जगह सेम, हर जगह हर चीज सेम दिख रही है मुझे, कोई डिफरेंट नहीं। एग्जैक्टली जब लाइट को मैं किसी भी डायरेक्शन में भेजूं हर जगह उतनी ही मुड़ के आ रही है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑल डायरेक्शन में सेम है। मेरी बात तुम्हें शायद समझ में आ गई होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम होता है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है हर डायरेक्शन में, और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है अलग अलग डायरेक्शन में। चलो अभी मैं लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ उसके, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक देखो सुन लो ध्यान से, क्रिस्टलाइन सॉलिड को वो कहते हैं बेटा ट्रू सॉलिड, मतलब वास्तविक। ऐसा नहीं है कि बेटा ये सॉलिड की तरह दिख रहे हैं बस, है नहीं, हाँ ये वही तो करते हैं, ये बेटा स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड मतलब फॉल्स सॉलिड, मतलब दिखते तो सॉलिड की तरह पर वास्तविक में ये सॉलिड, मतलब हकीकत में सॉलिड नहीं है बेटा, दिख रहे हैं बस सॉलिड की तरह। अच्छा एक नाम और है इनका, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका एक हिंदी नाम बताऊं, चलो छोड़ो यार, इसका हिंदी नाम होता है अतिशीतित द्रव, पता नहीं आई थिंक ऐसे कुछ होता है, उससे क्या करना तुम्हें, सुपर कूल्ड लिक्विड। ध्यान से सुन लो, सुपर कूल्ड लिक्विड इनको बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, और या फिर बोलो स्यूडो सॉलिड, मतलब ये सॉलिड जैसे दिखते तो हैं पर एक्चुअली दे आर नॉट सॉलिड। क्यों, सुनो इसका एग्जाम्पल से समझूंगा। ग्लास, सुनो ध्यान से सुनना, जो कांच होता है, कांच हमने क्या किया बेटा, कांच अपने घर में कहीं भी तुम देख लेना, पुरानी बिल्डिंग में जो लगाओ बेटा, नॉर्मली समझ लो, देखो एक कांच हमने अपनी खिड़की में लगवाया, नॉर्मल समझो। तो जब मैंने वो कांच में खरीद के लाया था तो मैंने देखा कि वो जो नीचे से कितना मोटा था, मैंने देखा उसकी जो थिकनेस थी सपोज 3 मिलीमीटर, ऐसी कुछ थिकनेस थी उसकी। फिर वही कांच जब मैंने 10 साल बाद देखा, मुझे कोई काम धंधा नहीं था, मैं यही सब करता था, ठीक है सुन लो यार, जब मैंने यही कांच 10 साल बाद देखा तो ये थोड़ा सा मुझे मिला 5 मिलीमीटर, मतलब उसकी जो चौड़ाई थी वो बढ़ गई। रीजन क्या है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ऊपर वाले वो सारे नीचे आ गए। देखो भले सक 10 साल बाद आए पर लौट के आए, देखो ध्यान से सुनो, भले सक 10 साल बाद आए पर वो फ्लो के नीचे आ रहे हैं, मतलब वो बेटा मूव कर रहे हैं। और सॉलिड में अगर, तो वो सॉलिड होता ही नहीं है जिसमें मॉलिक्यूल से एटम मूव करें। देखो पहले ही बताया था, सॉलिड वही होते हैं जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे, मूव नहीं कर सकते। चाहे तुम 10 साल बाद जाओ, चाहे तुम 1000 साल बाद जाओ, पार्टिकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांच में ऐसा नहीं होता। कांच जब लगाया था तो थिकनेस थी 3 मिलीमीटर, 10 साल बाद देखा तो मोटा हो गया, मतलब ऊपर के पार्टिकल खिसक के कहाँ गए, नीचे। मतलब बेटा ये मूव करते हैं, भले सक धीरे धीरे, भले सक धीरे धीरे, पर ये मूव करते हैं। इसी वजह से इनको हमने बोल दिया बेटा तुम सॉलिड जैसे दिखते हो पर हो नहीं, तो इसी वजह से इनको बोल दिया गया, कलंक लग गया इनके नाम पे, सॉरी, इनको बोल दिया फॉल्स सॉलिड या फिर बोल दिया सुपर कूल्ड लिक्विड। इनको ट्रू सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा ये दिखते नहीं तो सॉलिड बात। ये कहते हैं चाहे हमें तुम आज चेक कर लो, चाहे हमें तुम 20 साल बाद देख लेना, चाहे हमें तुम 50 साल बाद देख लेना, हम अपनी जगह पर हैं और अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहेंगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम अपनी जगह पर है और अपनी जगह पर ही रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या थे, नाम तो सॉलिड का ले लिया पर सॉलिड है नहीं। कैसे सॉलिड है, फॉल्स। बोला था मूव नहीं करेंगे पर मूव करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, ट्रू सॉलिड का एग्जाम्पल लूं तो डायमंड, ठीक है, और भी क्वार्ट्ज ग्लास, और इसका लूं तो ग्लास, रबर, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ग्लास, रबर, और भी है प्लास्टिक, देख लेना एनसीईआरटी में लिखे हैं, रेफरेंस में देख लो, बुक्स की कमी थोड़ी हो तुम्हारे पास यार।
और अगर है तो बेटा एनसीईआरटी तो सबके पास होगी और कंपलसरी है, ठीक है। जिसके पास रेफरेंस बुक नहीं है तो एटलीस्ट एनसीईआरटी अपने पास रखो। विदाउट एनसीईआरटी बेटा केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और केमिस्ट्री सिर्फ एनसीईआरटी रखो, बाकी मैं खुद नहीं बोलता कोई रेफरेंस रखो, तुम सिर्फ एनसीईआरटी। अभी सुनो ध्यान से, अभी मैं बात करता हूं कि जो तुम्हारा सिलिकॉन है ये बेटा अमरफस सॉलिड है, कैसा ही है, अमरफस सॉलिड। अच्छा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो सिलिकॉन है एग्जाम्पल है अमरफस का, इससे एक डिवाइस बनता है जिसका नाम है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल, अच्छा ये क्या होती है? तो बेटा ये एक सेल है जो क्या करती है, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, सनलाइट से जो एनर्जी बोलो उसको बोलो सोलर एनर्जी, उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बिल्कुल कह सकते हैं कि तुमने देखा होगा ये जो लाइटें लगी होती हैं मतलब सूर्य ऊर्जा वाली, उस पर मेनली सिलिकॉन यूज होता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर का काम करता है, हम लास्ट में पढ़ेंगे भी, टेंशन ना लो, फिजिक्स में पढ़ेंगे जब हम सेमीकंडक्टर को कंप्लीट करेंगे तो उस टाइम ये पढ़ेंगे हम कैसे होता है। तो जो सिलिकॉन है वो है कैसा, अमरफस सॉलिड, लेकिन खास बात क्या है, उससे एक डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम है फोटोवोल्टिक सेल। तो उसमें क्या होता है, वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब सन से जो धूप, मतलब जो लाइट पड़ रही है, जो सनरेज पड़ रही है, उससे क्या होता है सिलिकॉन के ऊपर वो पड़ेंगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, उससे बैटरी चार्ज होगी, ऐसा पूरा प्रोसीजर रहता है। उसको हम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ याद रख लो फोटोवोल्टिक सेल जो होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है, और सिलिकॉन अमरफस सॉलिड है, और जो कि वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी इसका जो लास्ट बचा है वो कुछ, हाँ एक छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे बनता है वो भी बता देता हूं, और एक चीज और बता देता हूं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड ये क्या होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं तो ध्यान से सुन लेना। जो तुम्हारे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या चीज है ये, देखो बेटा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, ये दिखते तो अमरफस जैसे हैं, पर हम अगर इनको माइक्रोस्कोपिक देखें, मतलब प्रॉपर मॉलिक्यूल, मतलब बिल्कुल जाके देखें मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो ये पैटर्न जो होगा वो तुम्हें क्रिस्टलाइन जैसा दिखेगा। फिर सुनो मत, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं कि दिखने में अमरफस सॉलिड, मतलब इनका जो पैटर्न होगा उल्टा सीधा, या फिर मैं बोलूं क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो इसमें एक क्रिस्टल नहीं होता, अलग अलग क्रिस्टल होते हैं। मतलब एक क्रिस्टल ऐसे जुड़ा है, एक ऐसे जुड़ा, एक ऐसे जुड़ा, बहुत सारे क्रिस्टल होंगे। मतलब कुछ क्रिस्टल ऐसे रेगुलर पैटर्न से जुड़ गए, कुछ ऐसे रेगुलर पैटर्न से जुड़ गए, कुछ ऐसे रेगुलर, बेटा पैटर्न उल्टा सीधा बदल रहा है, मतलब क्रिस्टल अलग अलग होने की वजह से पैटर्न बदल रहा है। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं ये दिखते कैसे अमरफस। एक बात बताओ, अमरफस क्या होते हैं जिसमें पैटर्न रेगुलर नहीं, तो ये दिख क्यों रहे, दिख इसलिए रहे क्योंकि एक क्रिस्टल नहीं है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल हैं, कुछ क्रिस्टल इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, तो बहुत सारे क्रिस्टल होने की वजह से बेटा क्या हो रहा है, ये हम अमरफस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उल्टे सीधे वो जुड़े। पर अगर मैं उनको क्रिस्टल को मॉलिक्यूलर लेवल पर देखूं तो क्या होगा, वो जुड़े पैटर्न से होंगे, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल हैं, एक ऐसा जुड़ा है, एक ऐसा जुड़ा है, एक ऐसा जुड़ा है। इस वजह से हम लोग इनको दिखते ये अमरफस की तरह हैं, पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक। तो अच्छा, या एक चीज और भी बोल सकता हूं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड आर दो सॉलिड जिसमें क्या होता है, जो ओरिएंटेशन है या तो वो गड़बड़ होगी, या हो सकता है कि मॉलिक्यूल अलग अलग हो। मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड जब बनता है बेटा, तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि तुम्हारे जो पार्टिकल्स हैं ये तो प्रॉपर जुड़े, एकदम बढ़िया तरीके से रेगुलर जुड़े, लेकिन इनका साइज जो है वो अलग है, इनका साइज जो है वो एक का ज्यादा एक का कम, पैटर्न रेगुलर है पर साइज वेरी कर रहा है। और एक बार क्या होता है, एक बार बोल सकते हैं कि साइज सेम है पर पैटर्न इरेगुलर है। कहने का मतलब यही है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा दिखते हैं अमरफस की तरह, पर इनमें अगर जो पैटर्न होता है वो रेगुलर रहता है, और इन्हीं को हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। अच्छा, और अच्छे से देखना हो तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखा है इसके बारे में, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो तुम सर्च कर सकते हो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है बेटा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, प्रॉपर आंसर दूंगा। और फिर भी समझ नहीं आता है तो यार पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर ही एक वीडियो बना देंगे 5-10 मिनट का अलग से, टेंशन ना लो, ठीक है। तो जिसको भी बेटा ये समझ आया है, जिसको भी ये समझ आया सॉलिड स्टेट का, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करो जो कि तुम नहीं कर रहे हो, और वीडियो को लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो यार, ताकि ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके और थोड़ी मेरी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।